तो आज का हम लोग का लेक्चर नंबर है वेक्टर का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर दो वेक्टर दिया हो और दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो, है ना, तो उसका एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एंगल निकालने के लिए उसमें पहला कंडीशन होता है कि दोनों वेक्टर का टेल से टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए, या कि हेड से हेड, टेल से टेल। अगर हेड से टेल जुड़ा हुआ हो या हेड से हेड जुड़ा हुआ हो तो वो दोनों एंगल वहाँ पे वेक्टर के बीच का एंगल वो नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आप जो भी वेक्टर के कंसेप्ट बताए हैं, पैरेलल लॉ या नियम, है ना, उस हिसाब से पैरेलल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके तब वहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी सदिश के प्रकार, जिसमें एक नंबर आप लोग लिखे हैं समान सदिश। तो समान सदिश हम लोग वैसे सदिश को कहते हैं जो सदिश का अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। जैसे दो वेक्टर अगर दिया हुआ हो, एक वेक्टर हो ए और दूसरा वेक्टर हो बी। अब मान लो ए का जो वैल्यू है उसका दिया है वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, वेक्टर बी का जो वैल्यू है उसका भी वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन डाल दे, इधर दे दिया है ईस्ट और इसमें भी दिया है ईस्ट। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का देख रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड एकदम बराबर है। इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी सेम है, यहाँ भी ईस्ट है और यहाँ भी ईस्ट है। और इसको हम यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, ये मान लेते हैं वेक्टर ए और ये है दूसरा हमारा वेक्टर बी। तो ये दोनों वेक्टर जो होगा इसको हम कहेंगे कौन सा वेक्टर, समान सदिश यानी इक्वल वेक्टर। ठीक है, यानी दो सदिश इक्वल सदिश कब कहलाएंगे, जब दो सदिश का क्या क्या इक्वल हो, परिमाण और दिशा समान हो, तो वो दोनों सदिश समान सदिश कहलाएंगे। गलत हो रहा है, तो वो दोनों सदिश समान सदिश कहलाएंगे। तो ये दोनों सदिश समान सदिश है कि नहीं है? है। अच्छा ये बताओ, अगर एक है वेक्टर ए 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरा है वेक्टर बी 2 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों सदिश समान सदिश है कि नहीं? नहीं है। तो कैसे बोल दी कि है? डायरेक्शन जब नहीं है तो ये दोनों समान सदिश, पता ही नहीं है सदिश होगा। सदिश तो है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं पता है। डायरेक्शन अगर दिया हो यहाँ वेस्ट यहाँ भी वेस्ट, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, समान सदिश है। अच्छा, इसमें अगर वेस्ट से हम कर दें क्या ईस्ट, तब भी ये समान सदिश है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो पहला ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। दो के जगह यहाँ हम 4 मीटर पर सेकंड लिख दें ना जी। अगर मान लो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड और दोनों का डायरेक्शन सेम कर देते हैं, अब बताओ समान सदिश नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग। तो समान सदिश तभी होगा जब उन दोनों सदिश में परिमाण भी एक जैसा हो, यानी एक बराबर हो, और उन दोनों का दिशा भी एक समान, उसको समान सदिश कहते हैं। अच्छा, क्या ये दोनों सदिश समान सदिश होंगे? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका डायरेक्शन दे देते हैं हम ईस्ट की ओर, और एक दूसरा वेक्टर दे देते हैं हम 2 न्यूटन, इसका भी डायरेक्शन दे दे रहे हैं ईस्ट की ओर। अब बताओ समान सदिश है कि नहीं है? क्यों? समान सदिश नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड में है और यहाँ पे यूनिट है। तो इसका मतलब ये, इसमें एक चीज़ और अगर हम चाहें तो जोड़ सकते हैं कि परिमाण और दिशा तो समान होना ही चाहिए, साथ में क्या समान होना चाहिए, दिशा भी इसमें समान, यूनिट भी समान होना चाहिए। यूनिट जो है सेम यूनिट होना चाहिए, तभी वो सदिश होगा। मैग्नीट्यूड भी दो हो गया, डायरेक्शन भी ईस्ट ईस्ट हो गया, लेकिन अगर यूनिट सेम नहीं है तब भी वो समान सदिश नहीं है। यानी सदिश परिमाण और दिशा एक समान होने के साथ भी यूनिट भी उसका क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए तब उसको समान सदिश कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। दूसरा जो है हम लोग का नेगेटिव वेक्टर, ये ठीक इसके समान सदिश के उल्टा होता है। समान सदिश में हम लोग पढ़े कि दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए। तो हम बताए थे आप लोग को कि अगर वेक्टर दिया हुआ हो तो ये जो लाइन का लेंथ होता है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और ये जो तीर का निशान जो है ना, उसका डायरेक्शन होता है। ये सब बता दिए हैं आपको इसके पिछले क्लास में। अगर इसका बताओ लेंथ हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है। तो अगर देखो, अगर दो वेक्टर दिया हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो कौन सा सदिश होगा? समान सदिश होगा। लेकिन अगर दो वेक्टर दिया हुआ हो और उन दोनों वेक्टर का क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए, डायरेक्शन विपरीत, भले एक बराबर है, पहला वेक्टर भी है मान लो 2 न्यूटन, दूसरा वेक्टर भी है 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। एक का डायरेक्शन है ईस्ट तो दूसरे का डायरेक्शन वेस्ट, ठीक है। तो एक का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो एक का डायरेक्शन इधर होगा ना जी, यहाँ से इस पॉइंट से 2 न्यूटन का। दोनों सदिश हैं, एक ये वेक्टर है दूसरा वेक्टर भी, और दोनों तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। एक का इधर है ईस्ट की तरफ, एक का इधर है वेस्ट की तरफ। तो इन दोनों सदिश को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ऋणात्मक सदिश है। इसको मॉड वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये सही है। मॉड का मतलब हो गया इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब इसका वैल्यू। इन दोनों का वैल्यू क्या है? 2 न्यूटन है, तो ये सही है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों वेक्टर का क्या है, ये डायरेक्शन अलग अलग, मैग्नीट्यूड सेम है। ये मॉड के अंदर हो जाए तो मैग्नीट्यूड, बाहर है तो मैग्नीट्यूड भी बताएगा डायरेक्शन भी बताएगा, लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो बराबर नहीं लिख सकते हैं। इसको बराबर लिखने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर बी के आगे माइनस। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट गलत है, ये वाला हमारा सही है। तो अगर दो वेक्टर दोनों समान परिमाण के होने के बाद भी अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो उसको हम कहेंगे ऋणात्मक सदिश। क्या ये ऋणात्मक सदिश है? एक है वेक्टर ए इधर और एक है वेक्टर बी इधर, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी 2 न्यूटन इसका भी 2 न्यूटन। क्या ये ऋणात्मक सदिश है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि उन दोनों का डायरेक्शन विपरीत नहीं है। इसके विपरीत में ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, या इसके विपरीत में ये वाला वेक्टर इधर होना चाहिए, ठीक है ना। तब इसको कहेंगे हम क्या? ऋणात्मक सदिश। तो ऋणात्मक सदिश हमारा ये है। डिफिनीशन लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा? दो समान सदिश जिनका परिमाण बराबर परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, उसे कहते हैं हम विपरीत सदिश। लिख लीजिए, बोल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए इधर 3 नंबर, समानांतर सदिश ऐसे सदिश जिनके बीच का कोण 0 डिग्री हो उसे समांतर सदिश कहते हैं। समानांतर रेखा भी आप लोगों को पता है, जो एक दूसरे के पैरेलल हो, जो उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री क्यों होता है ये तो पता होगा आप लोगों को, क्योंकि ये दोनों जब मिलेगा ही नहीं तो एंगल कहाँ से बनेगा, और एंगल वहाँ पे बनता है जहाँ पे दो रेखा मिलती है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मीट नहीं कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है यहाँ पे वो कौन सा सदिश है? समानांतर सदिश है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण जो है 0 डिग्री है। अच्छा, क्या इसमें ये कंडीशन है कि इन दोनों पैरेलल सदिश का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन बराबर होता है? ये कोई कंडीशन इसमें नहीं होता है। पैरेलल सदिश का डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग उसका हो सकता है। मान लो एक का डायरेक्शन इधर है तो डायरेक्शन को हम इधर भी घुमा सकते हैं, तभी पैरेलल सदिश है। दोनों का मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा दिख रहा है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए, अगर दोनों देखो एकदम एक बराबर हो जाए, तो भी वो क्या है? पैरेलल सदिश है, ठीक है। क्या लिखे हो? कोलिनियर वेक्टर संरेख सदिश, वैसा सदिश जो एक रेखा एक पथ पर, उसे संरेख सदिश कहते हैं। कोलिनियर
कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर हो, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ। मैग्नीट्यूड से हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन होगा एक ही डायरेक्शन में तभी तो एक लाइन बनेगा ना जी। तो एक लाइन में वेक्टर बहुत सारा दिया हुआ हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये सब क्या है? कोलिनियर वेक्टर है, जिसको कहते हैं कि सदिश जो एक रेखा पर हो माने एक लाइन में हो, या एक पथ पर माने एक रास्ते पर हो। एक ही सीधा हमको दिखे कि भाई यहाँ एक वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर, फिर इसके आगे एक वेक्टर और दे सकते हो। तो ये सारा वेक्टर हमको हम लोग क्या कह सकते हैं? संरेख सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर। नोट कर लो इसको। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही तल में हो। तल माने क्या होता है जी? तल माने प्लेन, एक ही प्लेन में हो। एक प्लेन कैसे पता चलेगा कौन प्लेन है? जैसे ये एक बोर्ड हो गया तो ये एक प्लेन हो गया। क्या हो गया? तो दो वेक्टर भी हो सकता है या दो से तो अधिक, 3 4 5 6 10 12 जितना लो तुम। तो मान के चलो कि ये जो दो मार्कर है ये हमारा दो गो वेक्टर है, कहोगो, और ये दोनों वेक्टर इस प्रकार से हैं। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में है? बताओ। एकदम है, बोर्ड के प्लेन में है। देखो इसको ले जाकर ऐसे करो ना, बोर्ड के प्लेन में है कि नहीं? है ना ये। तो दो वेक्टर जब एक प्लेन में दिखे इस प्रकार से तो उसको बोलते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। अच्छा, एक और वेक्टर अगर हम दे दें, दो हाउ मार्कर दो तो अब बताओ क्या ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है? इसमें देखो, क्या ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है? ये है। तो ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है तो इसको कोप्लेनर वेक्टर कह सकते हैं। अच्छा, ये अगर इसको इधर कर दे इस वेक्टर को, अब ये बताओ एक प्लेन में दिख रहा है, प्लेन में नहीं है, तो क्या ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है? हैं? तो हम लोग तो क्या लिखे हैं भाई कि दो या दो से अधिक सदिश जो एक तल में है या एक तल के समानांतर हो तो उसे समतलीय सदिश कहते हैं। और सदिश गायब कर दिए हैं, तुम लोग बता भी नहीं रहे लोग हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समतलीय सदिश कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या कि दो वेक्टर हमेशा प्लेन में होता है। अच्छा, ये दोनों वेक्टर प्लेन में है, ये दोनों वेक्टर एकदम है इस प्लेन में है, नहीं है इस प्लेन में है, इस वाले प्लेन में नहीं है ना। ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में है, लेकिन तीन वेक्टर, यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि दो सदिश, समझ लो, दो सदिश हमेशा समतलीय सदिश होता है, क्योंकि ये दोनों किसी न किसी प्लेन में होता है। प्लेन में है कि नहीं? हमको लग रहा है ऐसे रखेंगे तभी एक प्लेन में है ना, इधर इधर रख दे तुमको लगेगा कि भाई प्लेन में नहीं है, सामने आ गया, लेकिन तब भी है ऊपर वाले प्लेन में है। तीन वेक्टर कंडीशन के अनुसार डिपेंड करता है वो। दूसरा लिख देते हैं हम, तीन या तीन से अधिक सदिश, तीन या तीन से अधिक सदिश समतलीय सदिश, समतलीय सदिश हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब इसका एग्जांपल हम दिखा देते हैं। अगर 3 डायमेंशन में हो तो नहीं होगा वो, अभी बता दिए। देखो एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे, ये दो तीनों क्या है? प्लेन में है, लेकिन इसको हम ऐसे कर दें, प्लेन में नहीं है। इसको इस साइड कर लें, प्लेन में नहीं, एक प्लेन में नहीं है। प्लेन में तो है, ये किसी न किसी प्लेन में है, 2 डायमेंशन प्लेन में है, 3 डायमेंशन प्लेन में है, एक्स वाई जेड के प्लेन में है। अरे दो गो एक्सिस एगो प्लेन में होता है कि नहीं होता है? अगर एक्स वाई इसको जेड मान लो तो एक्स वाई एगो प्लेन में है, एक्स जेड एगो प्लेन में है और वाई जेड एगो प्लेन में है। तो दो गो एक्सिस हमेशा एगो प्लेन में होगा, लेकिन तीन गो जब वेक्टर हम लेंगे तो एक प्लेन में हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे ये देखो एक प्लेन में है, इधर कर देंगे तो एक प्लेन में। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यही है हमारा कोप्लेनर की कहानी, समतलीय सदिश की कहानी। इसको ये नोट कर लो, एग्जाम्पल नहीं है ये, नोट में लिखना है, एग्जाम्पल नहीं है ये।
कंक्यूरेंट वेक्टर क्या होता है कि दो या दो से अधिक वेक्टर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो दोनों वेक्टर को हम बोलेंगे कि कंक्यूरेंट वेक्टर है। ठीक है। अच्छा, कोई जरूर नहीं है कि प्रतिच्छेद करें, उन सबका मिलने का एक्शन जो है वो भी अगर किसी एक पॉइंट पे हमको दिख रहा है तब भी उन वेक्टर को कंक्यूरेंट वेक्टर कह सकते हैं। अच्छा, ये वेक्टर जो है यहाँ पे मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर कंक्यूरेंट वेक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये पता है हमको? तो इतना पता है कि लिख देते हैं कि जब दो या दो से क्या अधिक सदिश क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो वे सदिश कंक्यूरेंट वेक्टर कहलाते हैं, कंक्यूरेंट वेक्टर कहलाते हैं। जैसे इसको यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे है, अच्छा एक वेक्टर इधर है, वेक्टर बी, वेक्टर ए, और एक वेक्टर ऐसे इधर ही गया इसी पॉइंट से, वेक्टर सी। तो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि भाई तीनों वेक्टर यहाँ पे आके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ए बी सी कंक्यूरेंट वेक्टर है। लेकिन यहाँ पे हमको क्रॉसिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम पीछे डॉट डॉट लाइन से बढ़ाएं तभी हमको पता चलेगा कि भाई ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ऐसे जो दिख रहा है हमको भाई वो तो है ही है, कंक्यूरेंट वेक्टर है ही, जिनका मिलने का जो एक्शन है भले हमको नहीं दिख रहा है, अगर पॉइंट को हम डॉट डॉट लाइन से इन तीनों वेक्टर को अगर मिलाएं तब भी जाके एक दूसरे को क्रॉस कर दे, तब भी वो तीनों वेक्टर या दो वेक्टर भी आप ले सकते हैं, वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा? कंक्यूरेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं हम। एकांक सदिश सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर अभी तक जितना आप पढ़े हैं उसमें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे अलग वेक्टर है, इसका अपना एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा। अभी तक जितना आप वेक्टर पढ़े उसमें किसी का फॉर्मूला है नहीं है, लेकिन यूनिट वेक्टर का अपना फॉर्मूला है, इसका अपना एक संकेत है, इसका अपना यूज भी है। ऐसे तो हम ये यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका परिमाण, लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, क्या हो, उसे क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका वैल्यू एक होगा, यूनिट वेक्टर माने जिसका वैल्यू एक हो। ठीक है, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका यूज क्या है? यूनिट वेक्टर का वैल्यू हमेशा एक के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर कैसे पहचानोगी? जहां भी अगर किसी वेक्टर के ऊपर आपको कैप दिखाई दे, इसको बोलते हैं कैप, ए कैप, इसको पढ़ेंगे ए कैप, इसको पढ़ेंगे बी कैप, सी कैप। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर आपको क्या दिख जाए, कैप दिख जाए, तो उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। ये तो इसका संकेत हो गया। तो वही इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता होगा? एक के बराबर होता होगा। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ये ए कैप कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसके ऊपर कैप लगा है। तो ए कैप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेक्टर ए बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है? ये फॉर्मूला है एकांक सदिश का। इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए, ये वाला जो वेक्टर है, ये आपको डायरेक्शन भी बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा कि 2 मीटर पर सेकेंड, किसी वेक्टर का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है। ठीक है, और नीचे वाला जो मॉड में है वो केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, 2 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इससे ये, तो ये क्या बता, ईस्ट क्या है? यानी यूनिट वेक्टर वास्तव में डायरेक्शन बताता है। हम लिख सकते हैं इधर नोट में करके, यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। यह दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। कैसे बता दिया, समझ में आ रहा है ना? ये आगे आप जब यू पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आगे कि भाई आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब भी क्या है?
यूनिट वेक्टर है, इन सब का वैल्यू भी 1 के बराबर होता है। अच्छा, किसी वेक्टर में इसको ले जाके हम जोड़ देना आई जे कैप, तो उससे वेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमको उसका एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा कि उस वेक्टर का डायरेक्शन अगर आई कैप है तो आई दिशा में है, जे कैप है तो जे अक्ष पे है, माने वाई अक्ष पे, के कैप है तो जेड अक्ष पे है। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। कोई वेक्टर दे दें हम आपको और बोले कि उसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर ए बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका वास्तविक यूज क्या होता है, दिशा को बताने के लिए कि भाई उस वेक्टर का डायरेक्शन किस दिशा में है, ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्शन निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको उतार लीजिए। शून्य सदिश, शून्य सदिश किसे कहते हैं, ऐसा सदिश जिसका मान 0 हो। जैसे अभी यूनिट वेक्टर पढ़े हो जिसका मान 1 हो, इसमें क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका मान 0 हो। लेकिन इसका यूज क्या है, 0 है तो फिर इसका कोई यूज तो होगा। ऐसा सदिश जिसका मान 0 हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसका क्या यूज है, इसका यूज आपको पढ़ाएंगे हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में। जब पढ़ाएंगे ना कि वेक्टर को दो तरीके से गुणा किया जाता है, एक होता है उन दोनों के बीच में डॉट लगा दे के, और एक होता है इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा के। इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट। वहाँ पे आपको बताएंगे हम कि भाई जीरो वेक्टर का यूज क्या है। अभी केवल आप यहाँ पे ये समझिए कि ऐसा सदिश जिसका वैल्यू 0 के बराबर हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसका क्या डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन होगा भाई, सदिश है तो डायरेक्शन होगा। क्या डायरेक्शन होगा इसका, ये किसी भी डायरेक्शन में जाके फिक्स हो जाएगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको जिस दिशा में आप मन करे उस दिशा में बैठा सकते हैं। यानी यह जो है, यह किसी भी दिशा में हो सकता है। शून्य सदिश का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ बात भी कर लो। देखो ए बी जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो फॉर्मूला बनता है ए बी कॉस थीटा। क्या बनता है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे अगर थीटा जो है, थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो मान के चलो कि अगर थीटा का वैल्यू 0 आ जाए, सॉरी 90 आ जाए, यानी दोनों वेक्टर इस प्रकार से हो जाए और तब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो cos 90 का मान क्या बनता है, बोलो 0। तो पूरा वैल्यू क्या आ गया, तो क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू 0 हो गया, शून्य आ गया, जिसको पढ़ा ना शून्य सदिश। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसका भी डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन की बात उस समय करेंगे हम लोग, स्क्रू रूल से ऐसे घुमा के निकालते हैं, स्क्रू के जैसा। अगर स्क्रू घुमाते हैं तो अंदर की तरफ स्क्रू जाता है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। खोलते हैं तो बाहर की तरफ आता है, तो वहाँ बोलेंगे वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। फिर हम लोग फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का भी यूज करके दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है जीरो सदिश का, किसी भी दिशा में हो सकता है ये। बस याद यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। कल का क्लास जरूरी है, मतलब जब भी वेक्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के जोड़ने के नियम। एक बार और रिपीट कर लेते हैं फर्स्ट दिन का क्लास, कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ हो, एक हो वेक्टर ए ना जी और दूसरा हो वेक्टर बी, तो हम लोग निकालते थे ऐसे इसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर का स्क्वायर करते थे रूट के अंदर डाल के। मान लो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो इसका हम पूछें कि ए और बी को जोड़ दो, तो हम लोग निकालते थे इसका वैल्यू 5 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे। फिर हम लोग ऐसे करते थे कि भाई एक है यहाँ पे 3 मीटर और एक इधर है या 4 मीटर, या नीचे वाला 4 मीटर ऊपर वाला, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते थे। तो हम लोग का आता था क्या, तो वहाँ पे आप लोगों को ये बताए थे हम कि वेक्टर को जोड़ने का अलग अलग तरीका होता है। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 5, यहाँ पे 3 और 4 ही है, इसको जोड़ने पे आ रहा है 1।
इसका मतलब इससे पता चलता है कि वेक्टर का जो जोड़ होता है उन दोनों वेक्टर के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे इन दोनों का वैल्यू भी चेंज होगा जोड़ के घटाव का। तो फिर जोड़ने का क्या क्या तरीका है ये हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। दो तरीके होते हैं जोड़ने के, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एनालिटिक मेथड। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए।